जय हिंद दोस्तों। टेस्ट साथी की क्विक रीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टेस्ट साथी ने जो 100 डेज का प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका लक्ष्य है कि आपकी यूपी पीएससी की जो प्रीलिम्स की तैयारी है ये 100 दिनों में संपूर्ण सिलेबस करा दी जाए। इस सीरीज का हर एक क्लास आर ओ के स्टूडेंट के लिए भी उतने ही बेनिफिशियल हैं जितने कि यूपी पीएससी के लिए है। तो जो छात्र आर ओ की एग्जाम देना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों, इस जो सीरीज है यूपीपीएससी का, इसकी शुरुआत ज्योग्राफी के सेशन से शुरू हुई थी। ज्योग्राफी के तुरंत बाद हमने प्राचीन इतिहास को देखा था। उसके बाद मैं मध्यकालीन इतिहास को लेकर के उपस्थित हुआ था। मध्यकालीन इतिहास के समाप्त होते ही आपका जो विश्व भूगोल का जो सेशन है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर से मैं उपस्थित होऊंगा आधुनिक भारत को इतिहास के लेकर के। फिलहाल हमारा जो बैच है वो मध्यकालीन इतिहास को चला रहा है। मध्यकालीन इतिहास के जो है, अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत को, पिछले सेशन में दिल्ली सल्तनत को देखा था। ये लंबा चैप्टर था, इसलिए हमने इसको 2 भागों में बांट कर देखा था। दोस्तों, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, इन्होंने साम्राज्य के, दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए थे, इनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रों पर इनने शासन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के शासनकाल को, दिल्ली सल्तनत के जो शासनकाल का चरमोत्कर्ष का जो काल था, ये इसी के काल में था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही। लेकिन इसके काल में एक दूसरी बुराई भी आ गई थी। इसी के काल में साम्राज्य का विघटन भी शुरू हो गया था। साम्राज्य के जो दूरस्थ प्रदेश थे, जैसे कि दक्षिण के क्षेत्र के जो प्रदेश थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही। जगह जगह पर बहुत सारे विद्रोह होने लगे थे। इसी विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अपने एक ट्रायल भी किया था। दिल्ली से राजधानी उठा करके देवगिरी ले गया था, लेकिन ये बहुत दिनों तक सफल नहीं रहा, और फिर उन्होंने राजधानी को वापस उठा के दिल्ली ले आया था। उसके वापस आते ही वहां पर दक्षिण में 2 राजवंश उदित हुए थे, जिन्होंने अपना स्वतंत्र राजवंश जो है स्थापित कर लिया था। एक तो था उसमें बहमनी साम्राज्य, और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य। ये दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्थापित हुए 2 स्वतंत्र राज्य हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, यही राज्य है विजयनगर साम्राज्य। हम बारी बारी से पहले आज के सेशन में विजयनगर साम्राज्य देख लेते हैं, और उसके बाद हम बहमनी साम्राज्य देखेंगे। दोनों साम्राज्य की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो हम लोग विजयनगर साम्राज्य से शुरू करेंगे। देखेंगे पहले उसके जो प्रमुख शासक हैं, इसके उपलब्धियां क्या क्या हैं, इस वंश के संस्थापक कौन कौन से हैं। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश देखने को मिलता है, और सभी ने बारी बारी से यहाँ पर शासन किया था। सभी वंश के अपने अपने जो है महत्वपूर्ण शासक हैं, हम उसको देखेंगे, उसकी उपलब्धियों को देखेंगे। फिर देखेंगे कि इस साम्राज्य की विशेषताएं, जैसे कि जो प्रशासनिक जो विवरण है, प्रशासनिक व्यवस्था, हम उसको देखेंगे। हम प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्र से लेकर के प्रांतीय और फिर स्थानीय लेवल तक जाएंगे। इसके प्रशासन में एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, अयंगर और व्यंगर व्यवस्था। हम लोग उसको देखेंगे कि ये व्यवस्था क्या थी। उसके बाद हम लोग आर्थिक व्यवस्था में चले जाएंगे, देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी ये किस प्रकार की थी। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इन्होंने वास्तुकला के क्षेत्र में, कला और वास्तुकला के क्षेत्र में यदि कोई योगदान दिया था, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि इस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, बहुत सारे विदेशी यात्री यहाँ के विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, और उन्होंने उस समय के समाज का जो है वर्णन किया है। हम लोग देखेंगे कि उस समय जो है समाज में दास की स्थिति क्या थी, और वर्ण की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी। इस प्रकार हम देखते हुए अंत में देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन में। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि जो छात्र इस वीडियो सेशन के समाप्ति के बाद इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ लेकर के रिवीजन करना चाहते हैं, वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट साथी की मोबाइल ऐप पर प्रत्येक जो सेशन है उसका अलग अलग जो है पीडीएफ वहां पर उपलब्ध है, और इस सभी का कंबाइंड पीडीएफ भी वहां पर उपलब्ध है। तो आपको जैसे भी सुविधा लगे आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले जो हमारा सेशन है, विजयनगर साम्राज्य देखते हैं। हमने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था। इस वंश की स्थापना 1336 में हुई थी, और इसके बाद जो है सबसे पहला वंश यहाँ का जो था संगम वंश था। इसके बाद सालूम वंश का शासन आ जाता है। इसके बाद तुलु वंश और अराविडु वंश, ये बारी बारी से इस वंश ने शासन किया था।
जैसे आपने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में भी 4-5 वंश थे और उन सभी के शासनकाल को मिला करके कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का शासन। ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य में इन चारों वंशों ने शासन किया था और इन चारों के शासन को विजयनगर साम्राज्य का जो है कहा जाता है। हम लोग पहले देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो पहला वंश है संगम वंश, उसके बारे में हम देखते हैं। इसका जो कार्यकाल है इसे आप याद रखिएगा। बाकी पर्सनल जो शासक है उसको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम वंश जो है ये क्रॉनिकल वे में पूछ दिया जाता है कि इसे क्रमानुसार सजावे। कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि क्रम अनुसार सजाने के लिए दे दिया जाता है और कहता है कि इनमें से किस वंश ने विजयनगर से पर सबसे पहले स्थापित की थी, उसके बाद किसने किया था, उसके बाद किसने किया था। तो इसलिए आपको इसका जो क्रम है ये याद रखिएगा, इसका सेशन भी याद रखिएगा। तो पहला वंश जो था संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक इसने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। इस वंश की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने की थी और इस साम्राज्य की स्थापना इन्हीं दो भाई ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। दक्षिण भारत में जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने। हरिहर प्रथम, इसी को हरिहर कहा जाता है, ये संगम का पुत्र था। इसने अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम रखा था। अपने पिता के नाम पर इसने अपने वंश का नाम रखा था। इन्होंने अपने भाई यानी बुक्का प्रथम भी कहा जाता है के साथ मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर इन्होंने विजयनगर और विद्यानगर नामक दो नगर का निर्माण करवाया था। विजयनगर इसे जीत का शहर भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है कि इसका क्या मतलब होता है। विजयनगर मतलब जीत का नगर। इन दो नगर की स्थापना जो है किसने की थी, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने। इनके अलावे एक विद्यानगर नामक भी एक नगर बसाया था इन दोनों ने। इन दोनों की जो राजधानी थी, इन्होंने हम्पी स्थापित किया था अपनी राजधानी को। हम्पी वर्तमान में कर्नाटक जिला में स्थित है और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं ये अभी भी यहाँ पर दिखने को मिलता है हम्पी में। इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी बनता है बुक्का प्रथम। इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। दोस्तों परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि किस शासक ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इन्होंने समस्त दक्षिण भारत, जिसमें उस समय के अभी रामेश्वर आप देख सकते हैं, रामेश्वरम ये समुद्र तट पर स्थित है। उसके बाद तमिल और चेर चोल का जो उस समय का जो प्रदेश था इसको भी जीत लिया था इसने। तो हरिहर प्रथम से ज्यादा बड़े क्षेत्रों पर इन्होंने बुक्का प्रथम ने उस समय शासन किया था। इसके बाद आ जाता है हरिहर द्वितीय का शासनकाल। ये बुक्का का उत्तराधिकारी होता है और इसने महाराजा धीराज गुप्त शासकों की तरह और राज परमेश्वर जैसी उपाधि धारण की थी। इन्होंने इनकी एक उपलब्धि थी कि इन्होंने कनारा, मैसूर, कांची और त्रिचनापल्ली तथा चिंगलपुर पर इन्होंने अधिकार जमाया था। इससे पहले आप देखे हैं कि जो संपूर्ण दक्षिण पर इन्होंने अधिकार कर ही लिया था, इसके बीच में बहमनी शासकों ने इससे छीन लिया था, पर इसके बाद दूसरे इसी प्रांत पर अधिकार कर लिया था। फिर बाद में जो है इसको दोबारा इस प्रदेशों पर जीतना पड़ा था, इन प्रदेशों को हरिहर द्वितीय के काल में। इसका उत्तराधिकारी होता है देवराय प्रथम। इसकी शासनकाल की विशेषता यह है कि इन्होंने तुंगभद्रा नदी से बहुत सारी नहरें निकलवाई थी सिंचाई के उद्देश्य के लिए। तो इन्होंने कृषि व्यवस्था के लिए इस प्रकार के कार्य किए थे। ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसके शासनकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है कि इसके शासनकाल में इटली यात्री जो है निकोलो कॉन्टी, ये विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और अब तक का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके लिए यही हो जाएगा, देवराय प्रथम। इसे आप याद रखिएगा कि इटली यात्री निकोलो यान्टी कब भारत आया था। तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की दरबार में आया था। इसका उत्तराधिकारी होता है देवराय द्वितीय। ये एक अच्छा प्रबंधक था, साहित्य में कला और साहित्य का संरक्षण भी था। इन्होंने अपनी सेना में कुछ धर्मनिरपेक्षता की नीति भी अपनाई थी। उन्होंने अपनी सेना में कुछ मुसलमानों को भी भर्ती किया था। साथ ही इन्होंने अपनी सेना में सुधार के लिए विदेशों से घोड़े आयात किए थे। उस समय अरब का जो घोड़ा है वो काफी प्रसिद्ध था, तो वहां से अरब से घोड़े आयात किए जाते थे। इनका उद्देश्य था सैनिकों के लिए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की थी। इसके बाद देखते हैं कि इसके दरबार का जो सबसे प्रसिद्ध कवि है वो तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है
ये इनका दरबारी था। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीनाथ किसके दरबारी थे। तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है ये देवराय द्वितीय के दरबारी थे। इसके सेशन भी, इसका जो काल था एक और चीज के लिए महत्वपूर्ण है कि इसके समय में फारस यात्री अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। फारस यात्री अब्दुल रज्जाक ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य या भारत की यात्रा किया था। इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो मल्लिका अर्जुन, जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में उड़ीसा के जो गजपति शासक थे इन्होंने आक्रमण किया था और बहमनी के सुल्तानों ने भी आक्रमण किया था। इन दोनों ने आक्रमण किया था। ये कमजोर शासक साबित हुआ था, इसके आक्रमण को ये झेल नहीं पाया था। इसके कारण क्या हुआ, इन्हें बहुत सारी अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने को देखने को मिला था। इसी के शासनकाल में जो है विजयनगर साम्राज्य जो है नीचे की ओर जाना शुरू हो जाता है, यानी पतन जो है इसका प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आ जाता है विरूपाक्ष द्वितीय। पतन तो शुरू हो जाता है उन्हीं के काल में, लेकिन इसके काल में जो है वो पतन अंतिम अवस्था की ओर जा जाता है। इसलिए ये जो है विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। संगम वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि संगम वंश का पहला शासक कौन था। तो आपने देखा था कि हरिहर प्रथम जो है उस वंश का संस्थापक था या पहला शासक था, और इस वंश का जो अंतिम शासक है ये विरूपाक्ष द्वितीय है। इस वंश के बाद यहाँ पर जो है सालू वंश की स्थापना हो जाती है और इन्होंने 1485 ईस्वी से लेकर के 1505 ईस्वी तक शासन किया था। ये भी विजयनगर साम्राज्य से ही शासन किया था, इसका दूसरा वंश था। यहाँ पर सालूब नरसिंह ने इस वंश के जो थे विरूपाक्ष द्वितीय, इनकी हत्या करके इन्होंने अपने वंश की स्थापना की थी यहाँ पर 1485 ईस्वी में। इस वंश का संस्थापक कौन था, तो सालूब नरसिंह था। इन्होंने फिर से जो है अपनी सेना के लिए अरबी घोड़ों का आयात जो है शुरू कर दिया था। इसके कारण जो है जब उन्होंने अपने घोड़े मंगाए थे, सेना में सुधार किया था, इसके कारण इन्होंने इन प्रदेशों यानी कि तुलु प्रदेशों पर होनावर, बटकुल, बाकनूर और मंगलोर की जो बंदरगाह है इसको जीतने में सफलता इन्हें प्राप्त हुई थी। इस वंश का जो दूसरा शासक था वो था इमाड़ी नरसिंह। इन्होंने इसके जो सालूब नरसिंह के जो अयोग्य पुत्र थे इसको पदच्युत करके जो है सत्ता प्राप्त कर ली थी इन्होंने और अपने वंश की स्थापना कर ली थी। इसका मतलब ये है कि इमाड़ी नरसिंह जो है इस वंश का अंतिम शासक हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सालू वंश का प्रथम शासक कौन था। तो आपने देखा कि यहाँ पर सालू वंश का जो है ये सालूब नरसिंह इस वंश का पहला शासक था, और इस वंश का जो अंतिम शासक था ये वंश बहुत दिनों तक चला नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो 1485 से 1505, यानी कि इन्होंने 20 साल में ही 20 वर्ष तक ही शासन किया था। तो ये चीज भी आपके लिए पूछा जा सकता है कि जो विजयनगर साम्राज्य में सबसे कम जो समय तक किस वंश ने शासन किया था, सबसे सर्वाधिक वंश समय तक किसने शासन किया था, किस वंश ने शासन किया था। तो ये सब पूछा जाता रहा है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। सालूब वंश के पहले संस्थापक जो पहले शासक थे ये थे सालूब नरसिंह, और इस वंश का जो अंतिम शासक सिद्ध हुआ था ये वीर नरसिंह साबित हुआ था। इस वंश के बाद फिर से एक नए वंश की स्थापना हो जाती है और वो होता है तुलु वंश। इन्होंने 1505 ईस्वी से लेकर के 1565 ईस्वी तक, यानी कि कुल 60 वर्ष तक शासन किया था तुलु वंश। इस वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में की थी। इसी वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है और पूरे विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो है कृष्णदेवराय। इसके शासनकाल की हर एक उपलब्धियों, हर एक घटनाओं को आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक घटनाओं को आप इसे याद रखिएगा। पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कृष्णदेवराय का शासनकाल। कृष्णदेवराय को ही तुलु वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि इस वंश की स्थापना किसने की थी, वीर नरसिंह ने। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी, वीर नरसिंह ने। लेकिन इन्होंने 4 वर्ष तक ही 1505 से 1509 कुल 4 वर्ष तक ही इन्होंने शासन किया था, और इसका जो उत्तराधिकारी होता है कृष्णदेवराय, यहाँ देखिए इसको, इन्होंने 21 वर्ष तक शासन किया था। इसलिए इसका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपलब्धियों से भरा पड़ा है। इसके शासनकाल में फिर से गजपतियों ने आक्रमण किया था 1513 में, लेकिन इस बार इन्होंने कृष्णदेवराय ने उसे हरा दिया था। साथ ही इन्होंने 1514 ईस्वी में उदयगिरी के किले पर भी अधिकार कर लिया था। इन्होंने 1520 में बीजापुर को भी जीत लिया था, और इसका जो किला है गोलकुंडा बीजापुर में ही पड़ता है, इसी की राजधानी हुआ करती थी बीजापुर की गोलकुंडा का किला, इस पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये कृष्णदेवराय की जो है साम्राज्य विस्तार की है उपलब्धियां हैं, तो आप इसे याद रखिएगा।
ये सब पूछा जाएगा, ये इनकी उपलब्धि है। दूसरा, इसके समय में जो अंग्रेज जो है यूरोपीय अब आना शुरू कर दिया था। अंग्रेज बाद में आए थे, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इसके शासनकाल में अल्बुकर्क जो है यहाँ पर आ चुका था, और इन्होंने यहाँ से कृष्णदेवराय से अनुरोध किया था कि हमें कुछ दुर्ग दिया जाए, यहाँ पर हम अपना बिजनेस यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं। तो अल्बुकर्क के अनुरोध पर इन्होंने जो है, अल्बुकर्क कौन था? ये पुर्तगाली गवर्नर था उस समय का, अल्बुकर्क। आपने पढ़ा होगा, आधुनिक इतिहास का हिस्सा है। अब हम धीरे धीरे आधुनिक इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं। तो पुर्तगाली गवर्नर जो था इस समय, अल्बुकर्क, इसने अनुरोध किया था कृष्णदेवराय से, और इसी के अनुरोध पर इन्हें भटक्कल में एक दुर्ग के निर्माण की आज्ञा दे दी गई थी। तो पुर्तगाली जो है अपना बेस कब जमाया था? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही जमाया था। और कहाँ पर जमाया था? तो भटक्कल में सबसे पहले इन्होंने अपने एक दुर्ग का निर्माण किया था। इसके शासनकाल की एक और अच्छी घटना है कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस इसके दरबार में आया था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग अब तक 3 जो है विदेशी यात्री इसके दरबार में आ चुके हैं। तीनों के शासनकाल अलग अलग हैं, तो आप इसे याद रखिएगा बिना कंफ्यूजन के। डोमिंगो पायस जो है पुर्तगाली यात्री था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। इससे पहले निकोलो कांटी आया था, और उसके बाद अब्दुल रज्जाक आया था। ठीक है। कृष्णदेव राय एक विद्वान और कवि भी थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्याद नामक एक कविता की रचना की थी। तो आप इसे याद रखिएगा कि अमुक्त मल्याद की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। और किस भाषा में की थी? तो तेलुगु भाषा में की थी। कृष्णदेव राय का एक राजकवि था, उसका नाम था अल्लासानी पेडन्ना। अल्लासानी पेडन्ना कौन था? तो कृष्णदेव राय का दरबारी कवि था। इन्होंने एक गौपुर टावर का भी निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय ने नागलपुरम नामक एक शहर भी बसाया था। ये यूपीपीसीएस 2016 में देखा होगा आपने इस प्रश्न को, 2016 का प्रश्न है। इसने अपने नागलपुरम जो है, इसकी माँ का नाम था, कृष्णदेव राय की माँ का नाम था नागल देवी। इसकी माँ का नाम था नागल देवी, और इन्हीं के जो है याद में इन्होंने इस शहर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने नागल देवी के सम्मान में ही इसने नागलपुरम नामक शहर की स्थापना की थी। इन्होंने सिंचाई और पानी की व्यवस्था के लिए बहुत सारे तालाब भी बनवाए थे कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय का एक और दरबारी कवि था जिसे तेनालीराम कहा जाता है। इन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना की थी जिसे पांडुरंग महात्म्य कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि तेनालीराम किसका दरबारी था? तो ये विजयनगर साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय, इसके दरबारी कवि थे। अब कृष्णदेव राय का जो है उत्तराधिकारी अच्युत देव राय होता है। इन्होंने 1529 से 1542 तक शासन करता है। ये एक दुर्बल और अयोग्य शासक साबित होता है। इसके शासन के तुरंत बाद जो है दूसरा शासक सत्ता हड़प लेता है, सदाशिव राय, और इसके शासनकाल में जो है वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में रहती है। तो ये भी एक अयोग्य शासक था, लेकिन वास्तविक शासक इसके कौन था? इसका राम राय। राम राय ही इस समय का किंग मेकर था। इसने इसके शासन का जो है वास्तविक जो शक्ति का उपयोग किया था राम राय। सदाशिव राय के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है, इसके काल में एक भयंकर युद्ध हुआ था, और यह युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ था। इसने विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। वह है तालीकोटा का युद्ध। ये 1565 में ईस्वी में हुआ था। ये चीज आप याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, और उस समय दक्षिण भारत के जो और राज्य थे उन्होंने संयुक्त एक मोर्चा बनाया था, और सबों ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। उस समय कौन कौन से राज्य थे दक्षिण में? तो ये बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन चारों ने मिलकर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था 1565 ईस्वी में। इसी युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। इसे राक्षसी तांगरी का भी युद्ध कहा जाता है, और बन्नी हाटी का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है, या तो पूछेगा कि तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, या फिर राक्षसी तंगरी का युद्ध किसके किसके बीच हो सकता है, या बन्नी हट्टी का युद्ध पूछ सकता है। तो तीनों नाम याद रखिएगा आप, कंफ्यूजन ना हो। अब ये युद्ध था, तालीकोटा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। निर्णायक युद्ध इसलिए कहा जा सकता है इसको कि इसके बाद जो है विजयनगर जो साम्राज्य है वो एक छिन्न भिन्न अवस्था में पहुंच गया था, अपने विघटन की ओर जो है
पहुंच गया था। इसके बाद जो है बस थोड़े समय तक जो है एक वंश की स्थापना होती है और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का जो है विघटन हो जाता है। यहाँ पर एक अंतिम वंश जो यहाँ पर स्थापित होता है, अराविडु वंश। साम्राज्य का विघटन तो हो ही चुका था। चारों तरफ से जो है जो साम्राज्य की जो सीमावर्ती इलाके थे, यदि आप इसे राजधानी मान लेते हैं तो इसके जो सीमावर्ती इलाके थे, अभी आपने देखा कि 4 जो संयुक्त मोर्चे थे इन्हें इसके प्रदेशों पर आक्रमण करके उसे अपने में मिला लिया था। तो अब वो क्षेत्र रहा नहीं विजयनगर साम्राज्य जितना बड़ा पहले आपने देखा था कृष्णदेव राय के शासनकाल में, अब बहुत ही छोटा हो गया था। एक छोटे से क्षेत्र पर इन्होंने लगभग 100 वर्षों तक, तालीकोटा के युद्ध के बाद लगभग 100 वर्षों तक इन्होंने एक बहुत ही छोटे क्षेत्र पर राज्य कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी इसके 1650 में इसका भी अंत हो जाता है। जब अंग्रेज और पुर्तगाली सब यूरोपियन शक्तियां भारत आती है तो इसका भी पतन हो जाता है। तो आप देखते हैं कि इस वंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल जो है तिरुमल ने की थी। इसने तुलु वंश के जो अंतिम शासक थे सदाशिव, इसकी हत्या कर दी थी। तो आप ये चीज यहां पर याद रखिएगा कि इस वंश का जो अंतिम शासक था ये सदाशिव था। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव था और इसी की हत्या करके इसने तिरुमल ने क्या किया था, तिरुमल ने अराविडु वंश की स्थापना की थी। इसके बाद अब जो राजधानी है, अब वो उसने क्या किया था, राजधानी को वेन्युगुंडा, इसे पेनुगुंडा भी कहा जाता है, यहाँ पर इसने अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। इससे पहले आपने पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी ये हम्पी में थी और हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद जो है इस साम्राज्य का विघटन हो जाता है। इस वंश का जो अंतिम शासक था ये श्रीरंग तृतीय था। ये अराविडु वंश का तो अंतिम शासक था ही, साथ ही समस्त विजयनगर साम्राज्य का भी अंतिम शासक था। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था। साथ ही जो ये रंग तृतीय था ये अराविडु वंश का भी अंतिम शासक साबित हुआ था। अब हम लोग इसकी जो विशेषताएं हैं इस काल की प्रशासनिक जो है प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। इसके बाद प्रशासनिक को हम अलग अलग भागों में बांट कर देखते हैं। इसका प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग केंद्रीय, उसके बाद प्रांतीय, उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे नीचे की ओर किस प्रकार की प्रशासन था इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। यदि हम इनकी केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को देखें तो इनकी भी जो थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही थी। इसके काल में राजा को राय कहा जाता था। आपने देखा होगा कृष्ण देव राय, तो इसमें अच्युत देव राय, तो इसमें राजा को राय कहा जाता था और ईश्वर को और अपने राजा को ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। इसने इसमें देवत्व स्थापित कर दिया था। अपने सल्तनत काल में देखा था, सल्तनत काल में सिवाय उसमें जो है खिलजी वंश के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी को छोड़कर, इसने खिलजी वंश को छोड़कर जितने भी सल्तनत कालीन जो थे शासक थे, सुल्तान थे, उन्होंने अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि माना था। खलीफा का प्रतिनिधि माना था। इसने ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को नहीं बताया था। यहाँ पर जो शासक है हिंदू शासक, ये लोग सीधे स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताते हैं, सीधे ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, तो इन दोनों शासकों में यही अंतर है। ये अपने आप को देवत्व मामले में क्या करते हैं, इसका जो राजत्व का सिद्धांत है ये खुद को देवत्व मानते हैं कि राजा जो है एक देवता के तुल्य है, देवता के बराबर है। तो ये चीज थी इसके शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारियों को नामजद कर देते थे, अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। तो ये इनके काल में एक अच्छी चीज थी, इनके शासनकाल की एक विशेषता थी। इन चीजों से जो है उत्तराधिकार का युद्ध जो है समाप्त हो गया था। आपने मुगल काल में देखा होगा कि लगभग सभी के शासनकाल में जो है बड़े बड़े उत्तराधिकार को लेकर के बड़े बड़े युद्ध हुए थे। ये चीजें विजयनगर साम्राज्य में नहीं थी। सभी राजा ने अपने जो अंतिम समय जब आता था तो अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर देता था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए एक राज्य परिषद होता था। आपने इससे पहले सल्तनत काल में मंत्री परिषद देखा होगा, तो इसी के जैसा ये यहाँ पर राज्य परिषद होता था। मंत्री परिषद का नाम यहाँ पर राज्य परिषद रखा गया है। यही वो राज्य परिषद होता था जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखता था। ये शब्द से शक्तिशाली संस्था थी, राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखता था। राजा लगभग सभी मामलों में, अपनी नीतियों के मामले में और समस्त मामलों में, राज्य के समस्त मामलों में इससे परामर्श लेता था। राज्य परिषद में ये जो राज्य परिषद था यानी कि मंत्री परिषद था, इसके जो सदस्य थे इसमें प्रांतों के नायक, प्रांतों के जो प्रमुख होते थे, प्रांतपति जिसे कहते हैं, उसे यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में नायक कहा जाता है। उसके बाद
सामंत जो है उस समय के, ये प्रमुख धर्माचार्य, विद्वान, संगीतकार, कलाकार, व्यापारिक और कभी कभी राजदूतों को भी इसके दरबार में शामिल किया जाता था। उसके जो मंत्री परिषद होते थे, इस मंत्री परिषद में शामिल किया जाता था। तो इसके मंत्री परिषद की ये सदस्य थे। विजयनगर साम्राज्य की ये विशेषता है इसकी मंत्री परिषद। अब इसकी देखिए, मंत्री राज्य परिषद तो था ही, जो राजा की शक्ति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता था, लेकिन उसे राज्य परिषद कहा जाता था, मंत्री परिषद नहीं। मंत्री परिषद उससे नीचे की एक और संस्था थी। ये राज्य परिषद के बाद वाली एक संस्था थी मंत्री परिषद। इसका जो प्रमुख होता था ये प्रधानी कहा जाता था या महाप्रधानी भी कहा जाता था। केंद्र की 3 सबसे बड़ी शक्ति थी, एक था राजा, उसके बाद युवराज, और युवराज के बाद यदि तीसरी जब संस्था कही शक्तिशाली यदि व्यक्ति होता था तो यही प्रधानी यदि होता था। विजयनगर साम्राज्य का तीसरा सबसे प्रमुख जो शक्तिशाली शासक होता था ये प्रधानी होता था, या जिसे महाप्रधानी भी कहा जाता था। लेकिन यदि आप संस्था की बात करें तो संस्था में दूसरा सबसे बड़ी जो संस्था थी राजा के बाद वो राज्य परिषद था, और तीसरी सबसे मंत्री परिषद थी। इसमें राइसम एक अधिकारी होता था जो सचिव होता था। ये राजा के मौखिक आदेशों को लिखता था, लिपिबद्ध करता था उसे। इसके काल में कर्णिकम नामक एक अधिकारी होता था जो लेखा अधिकारी होता था, अकाउंट का देखभाल करता था। इसके काल की यदि हम प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो इसका प्रांत जो है, साम्राज्य जो है प्रांतों में बटा हुआ था, और इस काल में कुल 6 प्रांत थे। विजयनगर साम्राज्य में कुल 6 प्रांत थे जब ये अपने चरम अवस्था पर था। लेकिन बाद में जब विघटन हुआ तब तो एक उन्होंने बहुत छोटे से क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था विघटन के बाद। लेकिन जब अपने चरम अवस्था पर था, यानी कि जब आप देखेंगे कृष्णदेवराय के शासनकाल में, तो इसमें 6 प्रांत थे। बाद में जैसे जैसे इसका पतन हुआ था, खासकर तालीकोटा के युद्ध के बाद, तो इसका जो सीमावर्ती जो इलाके थे उसे इसके प्रतिद्वंदियों ने इसे छीन लिया था, हड़प लिया था उसे। साम्राज्य प्रांतों में बटा था, और प्रांत जो है मंडलों में बटा हुआ था। मंडल ये अभी जो कमिश्नरी है इस कमिश्नरियों में बटा हुआ था, और ये मंडल जो है कोट्टम में बटा हुआ था। कोट्टम को अभी वलनाडु भी कहा जाता था। ये वर्तमान में जिले के समतुल्य होता था। जिले के नीचे जो है नाडु, यानी कि अभी का जो तहसील या ब्लॉक जिसे कहते हैं, ये ब्लॉक था। और ये नाडु जो है मेला ग्राम में बटा हुआ था। मेला ग्राम गांवों का समूह कहा जाता है, ठीक है। मेला ग्राम गांवों का समूह कहा जाता है। यदि आप इसे ब्लॉक कह सकते हैं तो आप इसे पंचायत कह सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो होता था उर्ग था, इसे ग्राम भी कहा जाता है। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो आप यहां से देख सकते हैं कि उर्ग के ऊपर जो था नाडु, नाडु के ऊपर कोट्टम, कोट्टम के ऊपर मंडलम, और मंडलम के ऊपर प्रांत, और सबसे ऊपर था विजयनगर का साम्राज्य था, केंद्रीय राजधानी हम्पी, ये सबसे ऊपर था। तो ये चीजें इसकी प्रांतीय जो स्थानीय शासन था, ये चीज आप याद रखिएगा। इसकी न्यायालंकर व्यवस्था इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है, आप इसे याद रखिएगा। इसके अंतर्गत विजयनगर जो शासक होते थे अपने सैनिकों और असैनिक अधिकारियों जो थे उनको सेवा के बदले जो है इन्हें क्या दिया जाता था, भूमि क्षेत्र दिया जाता था। ये वैसे ही था जैसे सातवाहन काल में आपने देखा था कि उसके काल में सामंत हुए थे, सातवाहन काल में। तो यही चीज यहाँ पर न्यायालंकर व्यवस्था कहलाती है। नाम अलग अलग है, लेकिन आपको परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए तो परेशान कर सकता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं। यदि आपको चीज याद नहीं है तो प्रश्न आपसे छूट सकता है, क्योंकि आप इसका कोई अर्थ ही नहीं निकाल सकते हैं। यदि आपको फैक्ट याद है कि ये वास्तव में क्या है, तभी आपको याद रखेगी। तो न्यायालंकर व्यवस्था क्या थी? तो न्यायालंकर व्यवस्था उस समय अपने जो अधिकारी थे विजयनगर साम्राज्य के, उसको वेतन के बदले दी गई जो जागीर होती थी, इस व्यवस्था को जागीर दी जाती थी। इस व्यवस्था में उसको जो जागीर दी जाती थी, यानी कि जो भूमि दी जाती थी, उस भूमि को अमरम कहा जाता था, और जो उसे प्राप्त करता था जो अधिकारी, उसे अमर नायक कहा जाता था। प्रारंभ में ये अमर नायक जो थे ये कुछ सीमा या कुछ शर्तों के साथ ये भूमि प्राप्त करते थे, अमरम भूमि प्राप्त करते थे। लेकिन ये बाद में अनुवांशिक हो गया था, यानी कि एक किसी अमर नायक को प्राप्त कर दिया तो बाद में इसके पुत्र को ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उसके पुत्र को ट्रांसफर हो जाएगा, ये चीजें चलती रहेगी। ये अनुवांशिक हो गई थी। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके शासनकाल की। आप उसे सामंत जो है सातवाहन काल की जो सामंतवादी प्रणाली है, सामंती व्यवस्था है, ये एग्जैक्ट उसी के बराबर है।
अब आ जाता है स्थानीय प्रशासन। उस समय की जो लोकल गवर्नेंस थी, हम उसको देखते हैं। इस काल में सभा, महासद, उर और महाजन, ये चार जो संस्थाएं थी, ये ग्रामीण लेवल की संस्थाएं थी। ये शक्तिशाली संस्था थी। इन्हें गांव की जो सार्वजनिक जमीन थी, इन्हें बेचने का अधिकार प्राप्त था। इन्हें इतना अधिकार प्राप्त था कि ये जो राजकीय कर था, केंद्रीय कर, ये भी एकत्रित करती थी इसे। ब्रह्मदेय गांव वो होती थी जो मंदिरों को, गांव में जो भूमि दी जाती, कई बार गांव दान दिया जाता था मंदिरों को। उस समय दक्षिण भारत में मंदिर को बहुत से ग्राम दान दिए जाते थे, मंदिर को ग्राम दान दिए जाते थे। अब ये ग्राम दान में दी गई जो, क्या कहते हैं, भूमि दान के रूप में ग्राम दान दी जाती थी। पूरा का पूरा गांव जो है मंदिर को दे दिया जाता था। अब यहां से जो टैक्स वसूला जाएगा, ये भूमि के रखरखाव के लिए किया जाएगा, यहाँ पर राज्य को नहीं मिलेगा। और यही जो ग्राम था, इसी को ब्रह्मदेय कहा जाता था इस समय दक्षिण भारत में। ब्रह्मदेय यानी कि ब्रह्म यानी कि ईश्वर को दी गई भूमि, इसीलिए इसे ब्रह्मदेय ग्राम कहा जाता है। ठीक है। तो इसकी जो सभा होती थी, इसके जो सभा होती थी, इसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ब्रह्मदेय गांव की जो सभा होती थी, इसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। जबकि जो सामान्य ग्राम थे, सामान्य गांव थे, उसकी सभा जो थी, उसकी सभा कहा जाता था, महासभा, उर अथवा महाजन कहा जाता था। ये इनकी स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी। इनकी स्थानीय प्रशासन की ही एक और व्यवस्था थी, ये उसके स्थानीय व्यवस्था के तहत ही आता है, जिसे आयंगर व्यवस्था या आयगर व्यवस्था भी कहा जाता है। ये चीज भी याद रखिएगा, जैसे आपको नायगर व्यवस्था याद रखना था, ऐसे ही आयंगर व्यवस्था है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी जा सका है कि आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित किया जाता था। मतलब एक स्वतंत्र इकाई के रूप में ये जो राज्य के जो प्रांत होते थे, जिले होते थे, ब्लॉक होते थे, इन सबसे अलग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित किया जाता था। और इसका जो प्रशासन होता है, इसके प्रशासन के लिए 12 जो है बारह सदस्यों वाली एक ही समिति के द्वारा इसका शासन होता था। तो इस समय जो 12 सदस्यों की जो समिति होती थी, उसे समिति नहीं कहा जाता था, इसी के समूह को आयंगर कहा जाता था। अब इसका प्रशासन जो है, उसके समय के प्रशासनिक अधिकारी नहीं करते थे। विजयनगर के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो इन गांवों का प्रशासन नहीं करते थे। वो न तो उस समय प्रांत के अधीन आते थे, न ही केंद्र के अधीन आते थे, सीधे इसके अधीन आते थे। और ये अपने आप में स्वतंत्र इकाई के रूप में थे। मतलब एक देश के भीतर कहा जा सकता है कि छोटा छोटा देश था ये। इसकी नियुक्ति भारत सरकार, मतलब उस समय के जो विजयनगर साम्राज्य थे, केंद्र, इसके द्वारा नियुक्त किया जाता था। अभी के जो वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश है, आप उसके रूप में इस तरह की ले सकते हैं। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय के, ये वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश के एकदम समतुल्य उसी के बराबर बैठता है। छोटे छोटे गांवों को भी क्या किया जाता था, सीधे केंद्र के अधीन कर लिया जाता था। और इन पर जो 12 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, ये सभी का पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक मतलब यहाँ पर टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं थी। ठीक है। एक को नियुक्त कर दिया तो उसका जो है वंशज जो है वहां पर उसका अधिकारी बनता जाएगा। इसको वेतन के रूप में लगान और कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। वेतन माने उसके यहाँ पर वेतन के रूप में नगद नहीं दिया जाता था, इसे क्या दिया जाता था, भूमि दी जाती थी। इस काल की जो समाज की बात करें तो ये वैसे ही हिंदू समाज था और वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। और जब भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा तो ब्राह्मणों को क्या होगा, बहुत सारे विशेषाधिकार मिलेंगे और समाज में सर्वोच्चता की स्थान मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, तो ये चीजें इन्हें विशेषाधिकार थी। ये किसी की हत्या भी कर दे, किसी का बलात्कार भी कर दे, तो इन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। ये भगवान का सीधे प्रतिनिधि था, इसे बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये तो हो गई समाज के जो अन्य वर्ण हैं उनकी स्थिति। इस समय आप दासों की स्थिति देखते हैं। दास क्या थे, दासों की स्थिति। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। आप देख सकते हैं कि सल्तनत काल से ही और प्राचीन काल से ही दास प्रथा भारत में प्रचलित रही है। तो इस काल में भी दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन इसका नाम अलग था। इस समय जो दासों की खरीद बिक्री की जाती थी, उसे बेशबाग कहा जाता था। दोस्तों ये शब्दावली आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बेशबाग शब्द किससे संबंधित है या किस शब्द को संदर्भित करता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। बेशबाग मतलब
दासों की, विजयनगर साम्राज्य में दासों की जो खरीद बिक्री होती थी उसे देशभाग कहा जाता था। इस काल में यदि स्त्रियों की दशा देखें, स्त्रियों की स्थिति देखें, तो कुछ स्थिति पॉजिटिव दिशा में भी थी और कुछ निगेटिव भी थी। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ चल रहा था। पॉजिटिव ये था कि यहाँ पर महिलाओं को मौर्य काल की तरह जो है एक अच्छी मतलब सरकारी नौकरियों में भी भर्ती किया जाता था। उसे मल्ल योद्धा के रूप में वो ज्योतिष भी बन सकती थी, भविष्यवक्ता भी बन सकती थी, बॉडीगार्ड के भी बन सकती थी, सुरक्षाकर्मी, लेखाधिकारी, लिपिक और संगीतकार, मतलब जिन्होंने टैलेंट है, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है, वो कुछ भी बन सकती है। दूसरा, ये विजयनगर साम्राज्य ही है जिन्होंने स्त्रियों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। इस तरह का जो है चीज और कहीं नहीं मिलता है। आप इसे सीधे मौर्य काल में ही देखते हैं, इस तरह की जो है चीजें मिलती थी। तो आप यह देख सकते हैं कि स्त्रियों की दशा जो है कुछ यहाँ पर अच्छी दशा को देखने को मिलती है, लेकिन अब यहाँ पर बुरी दशा भी देखने को मिलती है। बुरी दशा क्या थी कि यहाँ पर देवदासी प्रथा प्रचलित हो चुकी थी। देवदासी प्रथा उसे कहते हैं जो मंदिरों की देखभाल करने के लिए यहाँ पर महिलाओं को नियुक्त किया जाता था। ये देवदासी बाद में इतना बदनाम हो गया था कि मंदिरों में क्या किया जाने लगा था, इसे नाच गान करवाया जाने लगा था। गरीब माँ बाप जो है अपने जो बेटियां थी उनको ये मंदिरों को दान दे देते थे, मंदिरों को बेच देते थे। यहाँ पर कोई अमीर घर की लड़की नहीं आती थी, बल्कि जो गरीब होते थे, जिनकी रोजगार जो गुजारा भत्ता नहीं हो पाता था, वही किसान अपने क्या करती थी, बेटी को बेच देती थी मंदिर में। और यहाँ पर इसका हर तरह से शोषण किया जाता था मंदिरों में। तो ये देवदासी प्रथा बाद में जाकर बहुत ही बदनाम हो गई थी। ये विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। एक अच्छी चीज थी यहाँ पर कि समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैसे भी पर्दा प्रथा जो है उत्तर भारत की विशेषता है, ठीक है, ये उत्तर भारत की विशेषता है। और उत्तर भारत में भी उच्च वर्ग के जो समाज हैं वहां पर उसकी विशेषता है, ये दक्षिण की विशेषता नहीं है। इस समय विधवाओं की स्थिति दयनीय थी, तो देवदासी प्रथा था ही, और विधवाओं की जो स्थिति थी वो दयनीय ही थी। विधवाओं को कहा जाता है कि जिंदा दफना दिया जाता था इस समय, और जो बच जाती थी उन्हें सती प्रथा तो होना ही पड़ता था। तो सती प्रथा भी प्रचलित थी। विवाह उस समय की जो समाज के और ज्यादा जो बुराई थी, बाल विवाह, वो भी प्रचलित थी। समाज में बहु विवाह भी प्रचलित था। पुरुष जो है ये पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं। महिलाएं एक ही शादी करेगी, पुरुष जो है कई सारी शादी कर सकता है। तो ये चीज थी। समाज में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी और ये संगठित थी, मतलब कि इसे केंद्र द्वारा इसे प्रशासित किया जाता था। वेश्यावृत्ति को ऑर्गेनाइज ढंग से किया जाता था वेश्यावृत्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य जो है महिलाओं की स्थिति दोनों का संयुक्त है। इसमें अच्छी और नेगेटिव, अच्छी और बुरी जो चीजें हैं महिलाओं के बारे में, वो सब कुछ यहाँ देखने को मिलती है। विजयनगर साम्राज्य की जो आर्थिक नीति की बात करें तो इस काल के जो उद्योग थे वही प्राचीन काल के उद्योग यहाँ भी विद्यमान है। कपड़ा बनाना, खनन उद्योग, धातु कर्म, इत्र बनाना, ये जो उद्योग आप देख सकते हैं ये प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, ये अभी भी विद्यमान थे इस समय में। इस काल की एक अच्छी विशेषता यह है कि इसके जो विदेशी व्यापार थे इस समय हिंद महासागर के उस पार जाके अबिसिनिया, अरब, बर्मा, चीन, फारस, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और मलय द्वीपीय समूह के साथ जो है इनके व्यापारिक संबंध थे। विजयनगर साम्राज्य से सबसे ज्यादा जो है काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। सबसे ज्यादा इन मसालों का निर्यात किया जाता था, काली मिर्च का। और सबसे अधिक आयात जो है ये घोड़ों का होता था। आपने देखा होगा शुरू से ही कि यहाँ पर अरबी घोड़े बहुत अधिक मंगाए जाते थे सैनिक उद्देश्य के लिए। इस समय के जो प्रमुख कर थे विजयनगर साम्राज्य के, ये कदमई, मगमई, कनिक्कई, कतनम, वड़म, भोगम, ये सब करों के प्रकार हैं, ये सब टैक्स हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये टैक्स किसके शासनकाल से संबंधित है और ये शब्द किससे संबंधित है। तो ये सभी जो है विजयनगर साम्राज्य के काल का टैक्स है। इसके अलावा ये पत्तम, इराई और कत्तायम, ये सभी इस समय के टैक्स हैं। विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर भी लिया जाता था, तो ये एक यूनिक चीज है, आप इसे याद रखिएगा। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है वेश्या प्रथा जो है ऑर्गेनाइज ढंग से था, सरकार के द्वारा समर्थित थी यहाँ पर। तो जब समर्थित थी, ऑर्गेनाइज ढंग से था, तो यहाँ से टैक्स भी वसूल लिया जाता था। वेश्याओं पर जो टैक्स लगाया जाता था उससे जो प्राप्त धन होता था उसी से पुलिस का वेतन दिया जाता था।
तो ये चीजें यहाँ पर यूनिक देखने को मिलती है। इस समाज में शिष्ट नामक एक कर था जो राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। शिष्ट, तो ये चीज आप याद रखिएगा। इस समय जो सिक्के थे वे अलग अलग धातुओं के बने हुए थे। इसमें सोने के जो सिक्के थे उन्हें वराह कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में वराह क्या था? तो ये बड़ा सोने का एक सिक्का था। इस सिक्के को हून अथवा पैगोडा भी कहा जाता था। दोस्तों, तो ये चीजें आपके लिए, ये शब्दावली जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये वराह, हून और पैगोडा ये क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य के सोने के सिक्के हैं। इन्हें कभी कभी प्रताप और फनम भी कहा जाता था। इन सभी शब्दों का प्रयोग जो है सोने के सिक्के लिए किया जाता था। हो सकता है इन दोनों का आकार, वजन अलग अलग हो, नाम अलग अलग तो है ही, वजन हो सकते हो, एक ही नाम, तो इसके उपनाम तो नहीं हो सकते हैं इतने सारे। हो सकता है सभी का साइज अलग अलग हो, कोई 10 हो, कोई 20 हो, कोई 30 ग्राम के हो, इस तरह से उनके आकार के अनुसार इसका नाम दे दिया गया हो। लेकिन इन सबों में वराह नाम का जो सोने का सिक्का था ये सर्वाधिक प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य के काल में चांदी के जो सिक्के होते थे उन्हें तार कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस काल में वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रोग्रेस देखने को मिला था। इसने कृष्णदेव राय ने रामास्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि रामास्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। इस अवधि के दौरान संस्कृत के साथ साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ था। इसके काल में जो है सयाना, इसे कभी कभी सायन भी कहा जाता है। ये एक लेखक हैं, कवि हैं दक्षिण भारत के। इन्होंने वेद पर जो है टिप्पणी की थी, वेद पर टीका लिखी थी। तो सायन जो है कब, किस काल के कवि हैं? तो ये विजयनगर काल के कवि हैं, सायन या सयाना। ठीक है। तुलु वंश के जो कृष्णदेव राय थे, इन्होंने आपने देखा था कि तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्याद की रचना की थी कृष्णदेव राय ने। और इन्होंने संस्कृत भाषा में ऊषा प्रियानम और जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कृष्णदेव राय ने 3 ग्रंथ की रचना की थी। एक तो अमुक्त मल्याद है जो तेलुगु भाषा में है, दूसरा उन्होंने ऊषा प्रियानम और जाम्बवती कल्याणम इन ग्रंथों की रचना की थी। और इसकी भाषा जो है संस्कृत भाषा है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। कृष्णदेव राय स्वयं भी विद्वान थे, इसलिए इन्होंने भाषा का, इस साहित्यों का विकास किया था। विजयनगर साम्राज्य में जिस लिपि का प्रयोग हो जाता था उसे नंदिना गढ़ी लिपि कहा जाता था। नंदिना गढ़ी लिपि किस काल से संबंधित है? तो ये विजयनगर साम्राज्य के काल से संबंधित है। आपने देखा था कि तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है अपने विघटन के अवस्था पर पहुंच गई थी। फिर भी उसने एक बहुत से छोटे क्षेत्र पर जो है, छोटे से राज्य पर उन्होंने अराविडू वंश जो है कर लगभग जो है 100 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। लगभग 100 वर्ष तक शासन किया था। लेकिन इसके जो पतन का द्वार था ये इस युद्ध से ही, तालीकोटा के युद्ध से ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये तालीकोटा का युद्ध निर्णायक साबित हो जाता है, जो विजयनगर साम्राज्य को जो है दफन करके ही छोड़ता है। ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमने आज के सेशन में विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल को देखा। दोस्तों कल के सेशन में हम इसी से संबंधित जो है अगला, जो इस समय दक्षिण भारत का एक और साम्राज्य स्थापित हुआ था जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल चल रहा था, चरमोत्कर्ष का काल था। तो हमने देखा था कि उसी के काल में विघटन का भी दौर शुरू हुआ था। और उसी के विघटन के फलस्वरूप दक्षिण में 2 बड़े राज्य, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ था। कल का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो बहमनी साम्राज्य होगा। कल के सेशन में हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसकी जो जितने आयाम हैं वो सभी कुछ होने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज से रिलेटेड, आज की जो टॉपिक है इससे रिलेटेड यदि आपको PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे जो टेस्ट साथी का जो मोबाइल ऐप है आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वे छात्र जो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आप वहां से खरीद सकते हैं। बहुत ही कम दाम रखी गई है उनके लिए। इसमें कुल 35 टेस्ट सीरीज रखे गए हैं। 35 में से 14 जो है सेक्शनल हैं। सेक्शनल बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए हैं और ऐसा बनाया गया है उसके जो जब आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे तो आपका संपूर्ण सिलेबस केवल उसी टेस्ट के माध्यम से कवर हो जाएगा।
तो एक वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है, आप उसे देख सकते हैं वहां से। उसमें सीसेट की क्लास भी रखी गई है, कुल 6 सीसेट की जो है उसमें टेस्ट सीरीज रखे गए हैं। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट है आपका, जो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल के लिए बहुत उपयोगी होता है। वहां पर आप उसे फुल लेंथ के माध्यम से आप अपने तैयारी को परख सकते हैं। उसमें 2-3 जो है रिवीजन भी टेस्ट हैं, जो संपूर्ण सिलेबस का जो है रिवीजन करा देगा आपको एक नज़र में। तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल के सेशन में एक बार फिर से। जय हिंद दोस्तों।